साहब का आभारी हूँ कि इन्होंने एक बहुत ही बर्निंग इशू जो हमारे दिल का दुख है और पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और कब ख़त्म होगा इसका भी पता नहीं है, उसके बारे में ये सेमिनार रखा है। साथ ही मैं आप सबका भी आभारी हूँ कि आपने बहुत अच्छे विचार अपने अपने रखे हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस दुख और तकलीफ़ को आपने पहचाना है। सिर्फ अफसोस एक चीज़ का है कि आप सबने ये तो कहा है कि हमें तकलीफ़ है, हमें दुख है, हमें पीड़ा है, पर इससे तो काम नहीं चलेगा। अगली मीटिंग होगी तो भी यही बात कही जाएगी और अब से पहले जो मीटिंग हुई उन्होंने भी यही कहा गया है। इसका समाधान क्या है? जब तक आपका दुख और तकलीफ लेके आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे या अपनी बुद्धि से उसका इलाज नहीं करोगे, योगा नहीं करोगे, संयम नहीं करोगे, तो वो तकलीफ दूर कैसे होगी? आज 75 साल हो गए हैं इस तकलीफ़ को चलते है तो उसे बहुत पहले की, लेकिन कम से कम हमारी उम्मीदें आज़ादी के टाइम पे 1947 से बनी हुई थी, कब तो इसका समाधान होगा। लेकिन क्या समाधान हुआ है? बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, रिजर्वेशन आपको दे दी, क्या आपको मिल गई? अब बाबा साहब कैसे आए स्वर्ग से उतर करके आपको रिजर्वेशन दिलाने के लिए? माफ़ करना, दुख मुझे भी उतना ही है जितना आपको है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, दुख मुझे है। और दूसरा ये है कि मैं एक फ़ौजी हूँ तो भाषा थोड़ी सख्त होगी, प्लीज़ इसको बुरा मत मानना। मेरा मतलब किसी की बेइज्जती करना नहीं है, लेकिन दुख इतना ज़्यादा है कि वो बर्दाश्त काबिल नहीं है, इसलिए कुछ शायद निकल जाए। इस 75 साल में हमारे पास प्रमाण तो बहुत हैं कि हमें बहुत दुख हुए हैं, बड़े कष्ट हुए हैं, हमारे दिल को धड़कन है, हमारा दिल चल कैसे रहा, ये बंद क्यों नहीं हो गया। लेकिन आप सोचिए, आपने इसका समाधान क्या निकाला है, या आज ही आपने कौन सा समाधान निकाला है जिससे कि सब हाई पावर कमेटियाँ बैठी हुई है उस समाधान को सुनें, उसकी कोई तरतीब बनाएं और अगली बार जब मिलें देखें भाई ये तकलीफ़ थी, ये तकलीफ़ थी, ये थी, इसका ये समाधान है, इसका ये हमने इतना कर लिया, इतना। ये तरीका होता है काम करने का। बाकी आप आओ मेरी टांग में दर्द है, अगली कहो मेरी आँख में भी दर्द होगा, चला भी नहीं जा रहा है, और यही कि अपने समय पूरा करके 75 साल हमने पूरे कर दिए। गलत तो नहीं वैसे? क्यों कर लिए भाई? कि हमें और दुख और जो तकलीफ है, ये हम भीख नहीं मांग रहे किसी से, भिक्षा नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है और हक भीख मांगने से नहीं मिलता बल्कि लड़ने से मिलता है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो खड़े हो जाओ और लड़ो, और हिम्मत नहीं है तो बच्चों के साथ खेलो कूदो, रोटी खाओ और आराम करो। क्यों टाइम बर्बाद किया जाए? पब्लिक जिस दिन चाहेगी कि मुझे ये दुख है, इसकी तकलीफ दूर होनी चाहिए, गवर्नमेंट के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको मना कर दे। 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं उत्तरांचल का। पब्लिक उतर के देहरादून तक आ गई, वहाँ 3-4 लोगों की मौत भी हुई और उसके बाद में गवर्नमेंट ने कहा उत्तरांचल दे रहे थे, बना लो। और आज देखिए उत्तरांचल की क्या हालत है, कितनी प्रोग्रेस हो चुका है। तीसरा छत्तीसगढ़ का है, किसानों ने चुपचाप मार्च किया था वहाँ से पैदल,
और मथुरा तक लगभग 2.5 से 3 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे। गवर्नमेंट को स्पेशल मिनिस्टर्स का एक डेलीगेशन भेजना पड़ा और उनसे कहो बाबा तुम जाओ, आपका काम हो जाएगा, और वो काम पूरा हो गया। हिसार में जाटों का एक आदमी मरा था स्टेशन में, और तीसरे दिन अनाउंस हो गया था कि ओबीसी में ले लिए गए। हमेरा आपको 75 साल हो गए लड़ते हुए, हम लड़ थोड़ी रहे हैं, हम तो आके टाइम बता रहे हैं हमें तकलीफ है जी। किसको बता रहे हो? तकलीफ के है आपको है, इसका समाधान भी आप ही निकालेंगे। और जिस दिन इस समाधान के लिए आप तैयार है, आपकी जो हुंकार निकलेगी ना, दिनकर जी ने कहा था कि उखड़ जाती है हुंकारों से नींव महलों की, उखड़ जाती है हुंकारों से नींव महलों की, सांसों के बल से तेज हवा उखड़ती है। दम कहाँ किसी में इतना कि जो रोके रहा जनता की, जनता जिधर चाहे कार उधर ही उड़ता है। उस हिम्मत से लेकर के जिस दिन आप खड़े हो जाओगे, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये मेरी दिली भावना है और कॉन्फिडेंस है। इसके बाद में अब सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि वास्तव में हमें तकलीफ है क्या, है भी या नहीं है, और क्या तकलीफ है, उसका समाधान क्या है। हमें बैठ करके 4 भाइयों के साथ बैठ करके और इस चीज़ का फैसला करना है। अभी आप सारी चीज़ें समझ गए हैं। मेरी प्रार्थना है आपसे कि अगर अभी समय नहीं मिलता है, घर जाकर के व्हाट्सएप के माध्यम से, दूसरे किसी माध्यम से उसके समाधान आप गौतम जी के पास भेजिए। गौतम जी उनको कंपाइल करेंगे। तकलीफ तो सबको पता है, आपको पता है, इन्हें पता है, उन्हें पता है, लेकिन समाधान क्या है वो हर आदमी के अपने अपने अलग अलग है। उस समाधान को आप लिख के अपने विचार से भेजिए। गौतम जी उन्हें कंपाइल करेंगे और सोचेंगे कि हम क्या करें। तब ये सिर्फ कोर कमेटी को बुलाएंगे, आप सबको तकलीफ नहीं देंगे। आप छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, फला जगह से आ रहे हैं, टाइम लगता है, पैसा लगता है, वो नहीं बुलाएंगे। सब यहाँ कोर कमेटी तैयार करके और मीडिया के माध्यम से उनको आगे चलाएंगे और फिर गवर्नमेंट के साथ में किया जाएगा। वो सबसे सस्ता, सबसे शॉर्ट और सबसे कारगर तरीका है, जो कि मेरी आपसे प्रार्थना है आप इसको कीजिएगा। संघर्ष के कारण जो हैं, इसके लिए सबसे पहले तो एकता होनी चाहिए। पहले तो ये छांटो कि हमें तकलीफ है क्या, वो तकलीफ वास्तव में है भी या नहीं है, क्या वास्तव में उसका कोई समाधान है या नहीं है, या राजनीतिक गौ की तरह से हम एक खामाखाम बुलबुला उठाना चाह रहे हैं। ये तय करने के बाद में फिर अपना एकता कीजिएगा, संगठन बनाइएगा और उसके बाद में उसके फाइनेंस का बंदोबस्त कीजिए। अकेले गौतम साहब या एमडी साहब फाइनेंस का बंदोबस्त नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को भी करना पड़ेगा। जितनी भी जिसकी सामर्थ्य है, अपने बच्चों के ऊपर टैक्स नहीं लगाना, लेकिन जितनी भी सामर्थ्य है उसमें अचीवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए आपको वो करना पड़ेगा। और जब वो दिली भावना हो जाएगी कि हमें ऐसा करना है, तो वो कंट्रीब्यूशन जो आप करेंगे फाइनेंस का, वो उसमें दुख या तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ होगी जब शर्त रखी जाए आप इतना भेजोगे, आप इतना भेजोगे, आप इतना भेजोगे। साहिब सिंह वर्मा जब सीएम थे तो मुझे गांव में, ये लोकल दिल्ली के गांव जो इनकी क्या तकलीफ़ है,
उनकी ड्राफ्टिंग के लिए लगाया गया था। और पता है इनका तरीका क्या था? गांव के लोग आते थे, एक मंत्री का बेंगलोर में तय हो जाती, हम नेक्स्ट मीटिंग हमारी वहाँ होगी, तो वहाँ जाके उनके एंटी रूम में बैठ जाते थे, हुक्का बीच में रख दिया जाता था, हाँ भाई आपको बताया था 10,000 रुपये लाने के लिए, नहीं भी ये लो जी। वो कहाँ से उसने बंदोबस्त किया, वो उसका काम था। अगली मीटिंग के लिए भी ये तय हो जाता था और फिर पॉइंट डिस्कशन होते थे। 19 पॉइंट हमने बनाए थे, साहिब सिंह वर्मा की ज़िंदगी में 13 पॉइंट हमने अचीव कर लिए। ना कोई एजिटेशन किया, ना रोड शो किए। उसने कहा 85 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं आपको दूंगा, आप सिर्फ केस बना कर आगे भेजते रहो। इनकम टैक्स के, गांव के ऊपर टैक्स लगने के, ये सारे पॉइंट इसमें शामिल हैं। तो उस तरह से हमें आगे बढ़ना है। अब तो एजुकेटेड क्लास बहुत होगी हमारे पास में, फाइनेंसिस की कमी नहीं है, पोजीशन भी अच्छी है। और उसके लिए मेरी सबसे पहले आपको सलाह ये है कि जिन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है आपकी रिजर्वेशन का, सबसे पहले तो उन्हें पकड़िए। पॉलिटिशियंस को, MP, MLA, काउंसलर, चेयरमैन, उनको पकड़िए। उसके बाद में बहुत IAS, IPS, क्लास 1 ऑफिसर बने रिजर्वेशन पे। असली फ़ायदा तो उन्होंने उठाया है। आप तो अगर 10 रुपये भी दोगे कंट्रीब्यूशन के, तो ऐसे पनिशमेंट है। ये तो आपकी दिल की खुशी है कि आप ऐसा कर रहे हैं। असली तो उनका है काम देने का, जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है। आप उन्हें पकड़िए और उन्हें पकड़ के और फिर पूछिए कि आपने क्या किया है समाज के लिए। 26% का फ़ायदा उठाने के बाद है, बताइए आपने क्या किया है समाज के लिए, कौन सी मीटिंग की है, कौन से प्रस्ताव पास किए, किन लोगों को नौकरी दी है, किसका क्या किया है। मैंने अपनी सर्विस के दौरान 84 बच्चे भर्ती कराए थे फौज में। गांव से बुला लेता था, 15-15, 20-20 दिन मेरे घर रहते थे, मेरे बंगलों पे रोटी वहीं खाते थे और फिर भर्ती ऑफिसर ले जाते। होली फैमिली में 1.5 साल रहा। सरप्राइज़ था कि 40 साल पुरानी होली फैमिली है, मेरे समाज का एक भी नौकर उसमें नहीं था। और 1.5 साल में 18 बच्चे मैंने वहाँ लिए और 18 में से आज 12 परमानेंट है जो कि वहाँ सर्विस कर। तो आप उनसे सवाल जवाब मांगो ना। अगर आपका MP MLA नहीं दे रहा है तो बताइए, अगली बार जो है मेरे यहाँ मत आ जाना, देखता हूँ आप जीतोगे कैसे। खुलेआम, उनमें दम नहीं है कि आपको बात को मानना। इसके बाद में संघर्ष। अभी संघर्ष करना ज़रूरी है, बिना उसके संघर्ष के आपको कुछ नहीं मिलेगा। और संघर्ष करने के लिए आपको एक लीडर की ज़रूरत है, नेता की नहीं, नेता की नहीं, एक लीडर की ज़रूरत है। लीडर में और नेता में क्या फ़र्क है? नेता सिर्फ बातें बनाएंगे, आपको बताएंगे कैसे किया जा सकता है, लेकिन जब पॉइंट ऑफ द टाइम आएगा वो वहाँ मिलेंगे नहीं। लीडर वो होगा जो आपके सामने चलेगा और मरने के लिए सबसे पहले तैयार होगा। जब ऐसा लीडर आप पकड़ लेंगे तो आपकी कामनाएं, आपकी इच्छाएं, आपके दुख तकलीफ का समाधान सबका निकल आएगा। वो इरादा कीजिए। 75 साल में शाम को बैठ कर, अभी मत बताना सबके सामने, शाम को घर बैठ कर के जो खाना खाओ उससे पहले 5 मिनट का टाइम देना और सोचना किस लीडर को आपने चुना है 75 साल में। कौन है आपका लीडर जो आप इसके एजिटेशन को, इस मुहिम को आगे बढ़ा करके आपका साथ देगा। उसका नाम याद कर लेना आप और वो गौतम साहब को भेज देना लिख करके। जो कौम 75 साल तक अपना लीडर नहीं चुन पाई है, वो कैसे अपनी समस्याओं का समाधान निकाल पाएगी? हो जाएगा भाई। उसके लिए लीडर चाहिए आपको, मैनेजर नहीं चाहिए। मैनेज का काम है मैनेज करना चीज़ों को,
नेताजी का काम है भाषण देना, रख जाना, एक लीडर पकड़िए आप। सोचिए कि उनमें से जो लीडर कभी बने थे उनमें क्या कमी रही है। अगर वो कमी दूर हो करके फिर आपका साथ दे सकें तो उन्हें भी सोच लीजिए। ये रोज़ रोज़ नए नए लीडर नहीं बनते, इसलिए तजुर्बे की ज़रूरत है। मेरे पास यही थे और मेरा अपना विचार ये है कि सबके लिए आपका कोई ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। नज़र बदल लो, नज़ारे बदल जाएंगे। अगर आपने हरे चश्मे शीशे लगा रखे तो हरा हरा दिखाई देगा, काले दिखाई दे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। इसे बदल लो, नज़र बदल लो, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच बदल लो, सितारे बदल जाएंगे। बदलने की ज़रूरत नहीं है किश्ती रोज़ रोज़। आज हम इनके साथ मिल गए, आज उसके साथ मिल गए, वहाँ जा मिले। बदलने की ज़रूरत नहीं है किश्ती रोज़ रोज़। दिशा बदल लो, किनारे बदल जाए। आप करके देखिए तो सही, सोचो तो सही कि हमें ये काम करना है, हो कैसे नहीं जाएगा। और उसके बाद भी हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कमी रह जाती है तो उसमें आपको घबराने की जरूरत थोड़ा ही है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पूरी कोशिश की है। क्यों जी? और उसके बाद भी आपको उसमें नहीं मिला। आपने कोशिश तो कर ली ना, दिल को तसल्ली है कि मैंने ये काम कर लिया है, तो ये आप कर सकते हैं। जहाँ तक आपकी उसका समस्याओं का सवाल है, हाँ, ये सोचकर बैठे हैं शाम को कि माना कि इस जहाँ को न गुलजार कर सके हम। ये सारी समस्या की दूर नहीं हुई तो कम से कम ये कहो कि माना कि इस जहाँ को न गुलजार कर सके हम, फकर तो रहेगा कि कुछ कोशिश तो की थी। उस कोशिश से पीछे मत हटो, कम से कम उसकी तो पूर्ति करो। जहाँ तक आज की सरकार का सवाल है, जो कि पॉइंट्स रखे थे गौतम जी ने, सबसे पहले था कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो टोटल शर्मारा गई है। जज साहब नहीं है, नहीं तो वो मुझे कहीं वो एक हमारे लॉ के अंदर दिया हुआ है ना, डिफेमेशन और कंटेम्प्ट द कोर्ट, उसमें कहीं जेल का भिजवा दो। या तो मुझे इसलिए लग रही है कि हमारे आर्मी के अंदर न्याय व्यवस्था वही है जो यहाँ है, तो उसमें फ़र्क है। एक आदमी ने जुर्म किया, अगर छोटा जुर्म है तो कमांडिंग ऑफिसर उस आदमी को बुलाएगा, तुमने ऐसा किया? हाँ साहब किया। क्यों किया? साहब मुझसे ये ऐसे गलती होगी, जाइए तुम 28 दिन की सज़ा। 28 दिन की सज़ा जो यहाँ पर RI कहते हैं, वो उसको देने का 42 दिन तक का एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल को हक है, और उसकी कहीं अपील नहीं है, किसी कोर्ट में उसकी अपील नहीं है। हो गया फैसला। दूसरा, क्राइम थोड़ा सा ज़्यादा है तो ऊपर वाला ब्रिगेड कमांडर एक बोर्ड बैठाएगा, एक कर्नल को बैठाएगा, 3 दूसरे अफसर बैठाएगा, उनमें से एक को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना देगा, दूसरे को प्रोसिक्यूटर लगा देगा। इस इंडिविजुअल को हक दे दिया जाएगा कि आप जो है डिफेंडिंग ऑफिसर अपनी चॉइस का कैसे ले सकते हो। बोर्ड बैठ के इनको डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की पावर दे दी गई। ये 15 दिन के अंदर मर्डर केस को सॉल्व करके उनको फांसी की सजा दे सकता है उस आदमी को।
और इस सज़ा की सुप्रीम कोर्ट तक अपील नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ पे कि जो टेक्निकल गलतियां की हैं उनके ऊपर तो अपील हो सकती है, और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट कितना दिया गया, कम दिया गया, ज़्यादा गया, उसको अपील नहीं हो सकती। और 90 से 95% केसेस जो है बिना ग्रीवेंसेस के सॉल्व हो जाते हैं। उस व्यवस्था को यहाँ देखते हुए मैं समझता हूँ कि न्याय प्रणाली है ही नहीं हमारे पास। अगर यही सिस्टम चलता रहा तो लोगों के अंदर एक इतना है पैदा हो जाएगा, एक इतना उनके अंदर जो है वो उत्तेजित हो जाएंगे कि हो सकता है यही एक म्यूटनी का कारण बने। अब मैं अपना बता रहा हूँ, मैं 93 में रिटायर हुआ, एक गैस की एजेंसी ले ली, पूरा पैसा उसमें लगा दिया, मेरा लीव इनकैशमेंट, मेरा प्रोविडेंट फंड, और यहाँ तक अगले 14 साल की मैंने 40% पेंशन एडवांस में ले ली थी, वो भी लगा दी उसमें। साल भर तक काम चला, उसके बाद में श्रीमान जी ने लॉक लगाया और भाग गया। मेरे 18-19 साल में वो इकट्ठे किए, एक संस्था बनाई, अपील की, 96 में हाई कोर्ट में केस डाला और लॉ कोर्ट में केस डाला, और आज तक उनके इश्यूज फेल नहीं हुए, इश्यूज फेल नहीं हुए आज तक। फिर मैंने एक मजिस्ट्रेट साहब को एक दिन कहा, मैंने सर मेरी सबमिशन अगर आप मुझे एक्ट में लगा दें, मैं कोर्ट की बेइज्जती कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। हाँ बोलो। मैंने इतना पैसा कमाया 32 साल में, 14 साल की मेरी अगली पेंशन ये आदमी खा रहा है, और मैं हाई कोर्ट में भी केस डाल रखा है, सिविल केस, आपके पास भी केस है, कुछ नहीं सुनाई हो रही। अगर इसमें कुछ हो सकता हो तो काइंडली मुझे बता दो, नहीं तो बताओ मैं अपने घर बैठ जाऊँ, क्योंकि ये जो किराया मैं दे रहा हूँ यहाँ तक आने का, या मेरी गाड़ी में पेट्रोल लग रहा है, वो मेरी पेंशन में जा रहा है, 60% पेंशन में से जा रहा है, कम से कम वो तो बचा लूँ मैं। अब इससे ज़्यादा और बेइज्जती में क्या कर सकता था। उसने कहा आपकी नज़र में क्या समाधान है? मैंने कहा 400 करोड़ रुपए की हैसियत है इस आदमी की, और कम से कम 70 से 80 केस चल रहे हैं, एक्सपर्ट है, मैं अपनी 60% पेंशन से काम चला रहा हूँ, और ये मेरा पैसा लेकर के और मेरे साथ खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक इसको अरेस्ट नहीं किया गया है, आप इसे अरेस्ट कर लो, कल शाम तक पैसे आ जाएंगे हमारे। 70 लाख रुपए की तो बात है, कुछ भी नहीं है। तो मजिस्ट्रेट बोलता है कि कल साहब जजमेंट इमोशन से नहीं होता, अगर मैं इसको अरेस्ट कर लूँ आज, ये तिहाड़ जेल नहीं पहुँचेगा, उससे पहले इसकी जमानत हो जाएगी, और जो मेरा थोड़ा बहुत ही प्रेशर इसके ऊपर है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे मेरे तरीके चलने दो। मैंने कहा जी आपका अच्छा, मेरा पैसा है, आप बर्बाद करना चाहते करो। ये आज आपकी न्याय व्यवस्था है, और जब तक इसको सुधारा ना जाएगा, इसका एक ही कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए हर हालत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़े प्यार से बड़े उसे सुना है। जय भीम, धन्यवाद।